स्टूडेंट उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हमने 5/3 के लिए जो है वो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब अगर मैं उसी चीज को यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, यानी कि ये हमारे पास वही चीज जो है वो मैंने इस नेक्स्ट पेज पे जो है वो रख दिया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5/3 था। अब 5/3 के लिए केस थोड़ा सा डिफरेंट किस वजह से हो गया, यानी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि मेरे पास 5/3 का केस है। अगर हम देखें ए से बी तक, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, यानी कि mg के बराबर है, यानी कि वेट तो उसका हर पॉइंट पे सेम रहेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर पॉइंट पे जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि अगर यहाँ से बॉडी मूव करिए, पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया स्मॉल पार्ट्स में, यानी कि इस पूरे पाथ को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं देखूं तो स्मॉल पार्ट्स के लिए जो उसकी डायरेक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन की वैल्यू ये बन रही है, इस पे भी ये भी, इस पे भी, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, जिसकी वजह से हम उसका जो वर्क डन है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो मैंने स्मॉल हिस्सों में उसको डिवाइड किया है, तो उससे हुआ क्या है कि यानी कि जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ एक जो पार्ट है उसका उसको माइक्रोस्कोपिक व्यूज का दिखाना चाह रही हूँ। ये जरा मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन बेसिकली ये बहुत छोटा होगा। ये उसका जो हॉरिजॉन्टल उसका मतलब कि डिस्टेंस होगा, यानी कि इससे मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर देती हूँ। डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल चेंज को शो कर रहा है, और ये जो है हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन द वाई डायरेक्शन है, और डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास स्मॉल चेंज इन द एक्स डायरेक्शन है। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एक्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बनी, यानी कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से, यानी कि हमने इसके जो है कंपोनेंट्स की डायरेक्शन देखी है कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जिस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं किसी फोर्स के कंपोनेंट को, इस तरह ये डेल्टा एक्स की डायरेक्शन है, और वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि W इज इक्वल्स टू, यहाँ बेहतर करके लिख देती हूँ, W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और इस दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अगेन 90 का बन रहा है। 90 का मतलब क्या है कि इसके अलोंग जो वर्क डन होगा हॉरिजॉन्टल, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दरमियान जो वर्क डन की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है जब थीटा का एंगल जो है जब 90 हो तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिर्फ जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये जो हमने सारी इसकी स्प्लिटिंग्स की हैं उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क डन में कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगे। जिसकी वजह से मैं वर्क डन एट द पॉइंट ए बी जो है वो किस तरह से लिख सकती हूँ, इधर मैं थोड़ी स्पेस बना लेती हूँ। तो वर्क डन अलोंग द पाथ डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास वो किसके बराबर होगा, फोर्स जो कि हमारे पास एम जी के बराबर है, एम जी के बराबर है फोर्स हमारे पास, इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वो किस तरह से आ रही है, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री और प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा वाई एन, यानी कि इसको मैंने n स्प्लिटिंग्स में डिवाइड किया, यानी कि मैंने इसके छोटे छोटे जो हिस्से किए हैं वो n तक किए हैं, यानी कि n जो है वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, आपके पास 200 भी हो सकता है, वट एवर, मतलब कि वो उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल कर सकती है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। और इनटू अगर मैं कॉज ऑफ थीटा लिखती हूँ, तो कॉज ऑफ थीटा अब अगर एंगल देखा जाए स्टूडेंट्स तो वाई इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, सबकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारे पास वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो एंगल क्या बना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 का एंगल बना, जिसकी वजह से कॉस ऑफ 180 डिग्री स्टूडेंट्स हमारे पास -1 होता है। ठीक है, तो माइनस एम जी इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री प्लस डॉट 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 डेल्टा प्लस डेल्टा वाई एन। ठीक, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये वो स्मॉल पार्ट्स हैं, यानी कि ये डेल्टा वाई वन होगा, ये डेल्टा वाई टू होगा, इसी तरह सो ऑन अप टू डेल्टा वाई एन। अगर हम देखें कि ये सारी हाइट्स अगर हम मिलाएं तो हमारे पास, यानी कि ये डेल्टा वाई वन को मैं एड अप करूं डेल्टा वाई टू में, तो मेरे पास जो टोटल हाइट बनती है वो अगेन क्या बन जाती है, एच हाइट बन जाती है। जिसकी वजह से मैं डब्ल्यू ए बी वर्क डन के लिए लिख सकती हूँ कि माइनस एम जी इंटू एच है हमारे पास, यानी कि ये वो वर्क डन आया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फॉर द पाथ 3, यानी कि पाथ 3 के लिए हमारे पास वर्क डन की वैल्यू भी यही आई है। जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, जिस तरह से हम ऊपर वाली मैं आपको पेज दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो पाथ 1 के लिए, यानी कि W1 की वैल्यू
जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आई थी, माइनस mgh, पाथ 2 के लिए भी हमारे पास माइनस mgh आई थी, और पाथ 3 के लिए भी अगेन हमारे पास माइनस mgh आई। यानी कि वर्क जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, कंजर्व्ड रहा, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं यहाँ से जाके यहाँ ऊपर जाती हूँ, मतलब कि ये वाला पाथ फॉलो करती हूँ, तब भी मेरे पास वर्क डन की वैल्यू सेम होगी। यहाँ से यहाँ जाती हूँ तभी मेरे पास वर्क डन की वैल्यू यही होगी, और ये वाला पाथ फॉलो करती हूँ तब भी मेरे पास वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी। जिससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे पास जो वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि अर्थ के अराउंड जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है स्टूडेंट्स, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। ठीक है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हम कोई भी पाथ फॉलो करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि वर्क डन, हम उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन करेंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। यानी कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि उसके ऊपर उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ऐसी फील्ड्स, यानी कि ऐसी फोर्सेस भी आप कह सकते हैं, या फिर ऐसी फील्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी फील्ड्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी कहलाती हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती हैं। और जो हमारे पास फोर्सेस या फिर फील्ड्स जो कि पाथ को फॉलो करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से पाथ डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, इसका ऑपोजिट यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाएंगी। और ये जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज स्टडी किया है हमारे पास कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उससे हमने आखिर में ये कंक्लूजन निकाला है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। इस वजह से हमने उसको नाम दिया है कि ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है।